अगर आपको ये ऑडियो शो पसंद आता है और आप चाहते हैं कि ऐसी ही ऑडियो बुक्स इस शो पर हर हफ्ते आती रहें, तो एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हमारी मेहनत के नाम। आपके कंट्रीब्यूशन से हम आपकी पसंद की किताबें खरीद पाएंगे और आपके लिए लगातार नई कहानियाँ ला पाएंगे। आप इस क्यूआर कोड पर अपने हिसाब से कुछ भी अमाउंट 10, 20, 50 कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपको अगर कोई खास बुक चाहिए तो आप हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका पढ़ा करो सुना करो में। मेरा नाम है एहतशाम रईस और आप सुन रहे हैं केदार से कैलाश तक, जिसे लिखा है लेखक दीपक ने। अध्याय 5। हम सब सुबह करीब 8 बजे होटल की लॉबी में मिले। मैंने काले रंग की टी शर्ट पहन रखी थी और सुमन पीले रंग की प्रिंटेड फुल स्लीव लेडीज शर्ट और पैंट में थी। लक्ष्मी भी बाहरी गतिविधियों के लिए अपनी पश्चिमी पोशाक में थी और केवल कार्तिक अपनी शर्ट और पैंट में था, जैसे कि वह ऑफिस जाने के लिए तैयार था। हम होटल के नाश्ते में समय नहीं गंवाना चाहते थे, इसके बजाय अपनी यात्रा तुरंत शुरू करना चाहते थे। हम उत्साहित थे और बच्चों की तरह व्यवहार कर रहे थे। जब आप उन्हें किसी भी आउटिंग के बारे में बताते हैं तो वे भोजन, महत्वपूर्ण सामान भूल जाते हैं, लेकिन जल्दी उठते हैं, जल्दी तैयार होते हैं और तुरंत बाहर जाना चाहते हैं। ये सच है कि एक बच्चा हमेशा हमारे भीतर रहता है। हमारा ड्राइवर हमारी उम्र का ही एक दुबला पतला लड़का था। सुमन, कार्तिक और लक्ष्मी पिछली सीट पर बैठे। मैंने ड्राइवर के साथ आगे की सीट ली और हमारा शानदार सफ़र शुरू हो गया। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने शुरू करते ही ड्राइवर से पूछा। अजय सर जी। लगता है उसे यात्रियों को सर जी कहने की आदत थी और अपने आप को सर जी सुनने की मेरी बिल्कुल भी आदत नहीं थी, तो मैं उसे मजाक में बोला, अबे सर जी क्या होता है? और हंस दिया। वह भी हंस दिया। मेरे यह बोलने का असर हुआ कि उसको ये एहसास हो गया कि हम लगभग एक ही उम्र के हैं और उसने जल्दी ही हमको सर जी से भैया जी और दीदी जी बोलना शुरू कर दिया। ये सब के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल था। भैया जी, आप सब कहाँ के रहने वाले हैं? अजय ने थोड़ी देर के बाद मुझसे पूछा, क्योंकि उसे जल्दी ही समझ में आ गया कि आगे की सीट वाले और पीछे की सीट के यात्रियों का उच्चारण अलग है। मैं दिल्ली से हूँ और ये लोग चेन्नई के हैं। जैसे ही हम शहर से बाहर निकले, तुरंत ही परिदृश्य बदल गया और एक नया शहर धीरे धीरे देहाती, निर्जन और पुराने दक्कन के पठार और वादियों में तब्दील हो गया। सड़क सामान्य थी। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे जितनी अच्छी नहीं थी, लेकिन खराब भी नहीं थी। अंतिम 1 घंटे की यात्रा पहाड़ी की घुमावदार सड़क पर थी और अंत में हम लगभग 3 बजे तक भीमाशंकर मंदिर स्थल पर पहुंच गए। मंदिर से लगभग आधा किलोमीटर पहले सड़क समाप्त हो गई और आगे हमें पैदल ही जाना था। सुमन ने भगवान के लिए प्रसाद लिया। ये एक दोने जैसा था, जिसे 3 से 4 पत्तों को एक साथ सिल करके बनाया जाता था और जिसमें कुछ फूल, 2 अगरबत्ती, मिश्री का एक छोटा पैकेट, कुछ बेलपत्र के पत्ते रखे थे। कुछ छोटे छोटे जंगली जामुन भी थे। सुमन धार्मिक प्रथाओं और भावनाओं की प्रतिमूर्ति थी। उसने अपने सर पर चुन्नी रखी और इस पत्ते के दोने को दोनों हथेलियों के बीच में इतनी सावधानी के साथ पकड़ा और आगे बढ़ी जैसे कि कोई अमृत का कलश ले जा रहा हो। मुझे उसे देखकर बहुत प्यार आया। इतने सलीके से जो भगवान की पूजा की सामग्री को ले जा रहा हो, वह भगवान को अपने दिल में किस स्तर और ऊंचाइयों पर रखता होगा, ये सोच पाना भी मेरे लिए कठिन था। हमारे सामने जो मंदिर था वह अधिकांश मंदिरों से बड़ा नहीं था। ये कहना उचित होगा कि ये एक छोटा सा मंदिर था। एक बड़ी मेहराब जैसी संरचना थी, जिस पर एक बड़ा धातु बोर्ड श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग सिंह द्वार लिखा था। हम सब ने बारी बारी से इस जगह को याद रखने के लिए बोर्ड के नीचे अपनी तस्वीरें खिंचवाई। हमें इस गेट से और नीचे जाना था। दिन के इस समय में मंदिर में बहुत भीड़ नहीं थी। हालांकि मंदिर के चारों ओर लगाए गए बैरिकेड्स और बांस और लोहे की रेल से बना जिगजैग रास्ता इस बात का पर्याप्त सबूत था कि विशेष दिनों के दौरान ये बहुत भीड़ भाड़ वाला मंदिर होता होगा। हम आसानी से मुख्य मंदिर के द्वार तक पहुंच गए और गर्भगृह हमारे ठीक सामने था। मंदिर के द्वार पर खड़े होकर मैंने देखा कि हमें और 10 सीढ़ियां उतरनी है, लगभग आधी मंजिल की तरह। मैं काफ़ी हैरान था, क्योंकि मुझे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने और एक ऐसे मंच पर बैठे देवताओं को देखने की आदत थी जो हमेशा हमारी आंखों के स्तर से ऊंचे होते थे। लेकिन यहाँ एक ज्योतिर्लिंग था जो ज़मीन के स्तर से लगभग 10 फीट नीचे था। कहा जाता है कि ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है
इन्हें किसी ने स्थापित नहीं किया बल्कि अपने आप अस्तित्व में आए। इसलिए शायद इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वे ज़मीनी स्तर से नीचे हैं। चमकता हुआ काले रंग का शिवलिंग बहुत बड़ा नहीं था। ये लिंगम की लंबाई नहीं है जो इसे विशेष बनाता है, बल्कि भक्तों का विश्वास है जो इन ज्योतिर्लिंगों को विशेष दर्जा देता है। शिवलिंग लगभग गर्भगृह के बीच में था, लेकिन शिवलिंग के नीचे का घेरा उसके अनुपात से हटकर था। आमतौर पर शिवलिंग के नीचे का घेरा गोल आकार का होता है और उसके एक तरफ से शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले पानी या दूध की निकासी होती है। लेकिन इस शिवलिंग के नीचे का घेरा कुछ चपटा और संकीर्ण था और दूध और पानी जैसे द्रव्य पदार्थों की निकासी का रास्ता लंबा सा बना हुआ था। ये सपाट सिर के सांप के आकार जैसा दिखता था, जिसका छोटा शरीर पूंछ में विलीन हो रहा था। चूंकि ये जमीनी स्तर से नीचे था और भक्त पानी और दूध चढ़ाते हैं, इसलिए फर्श गीला और थोड़ा नम था, लेकिन इसका उन भक्तों के विश्वास और उत्साह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था जो पूरी तरह से दर्शन और पूजा के अनुष्ठानों में डूबे हुए थे। सुमन भी अपने घुटनों के बल झुकी और बाहर की दुकान से लाई हुई पूजा सामग्री उसने पंडित जी के आगे रख दी। पुजारी ने उसमें से कुछ लिया, उसे शिवलिंग पर चढ़ाया और बाकी उसको लौटा दिया। पंडित जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और उसे आशीर्वाद दिया। वह जैसे ही हटी, लगभग उसी समय कार्तिक और मैं पुजारी और भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए आगे बढ़े और अपने सिर आगे कर दिए, जैसे हमें कोई होड़ लगी हुई थी कि सुमन की पूजा के बाद अगला आशीर्वाद हमारा ही होना चाहिए। हमारे सिर आपस में टकरा गए और पुजारी जी थोड़ा भ्रमित और गुस्से में आए, लेकिन फिर भी उसने हमारे माथे पर तिलक लगाया और हमें आशीर्वाद दिया। हमने एक दूसरे को देखा, थोड़ा झेंपे और अजीब तरह से मुस्कुराए, और फिर हमने सुमन को देखा जो दोनों को अजीब सी उलझन से देख रही थी। इतनी जल्दी क्या थी? उसने चिड़चिड़े और अजीब तरीके से पूछा। ना तो मैंने और ना ही कार्तिक ने उसे जवाब दिया। वह नहीं समझेगी, लेकिन मुझे लगता है कि हम दोनों ने महसूस कर लिया था कि वह वही लड़की थी जिसे हम दोनों ढूंढ रहे थे, और हमारी किस्मत एक ऐसे तिराहे पर थी जिसकी दो राहें आगे जाकर एक हो जाएंगी और तीसरी राह अदृश्य में धूमिल हो जाएगी। सिर्फ वक्त बताएगा कि कौन सी दो राहें जुड़ जाएंगी और कौन सी राह धूमिल होगी। हमने तो अपनी कश्ती मझधार में डाल दी थी और हमारा काम चप्पू चलाना था। देखते हैं नदी का बहाव हमको किस ओर बहा कर ले जाता है। सुमन से निकटता के लिए कार्तिक के साथ ये लड़ाई की शुरुआत थी। केदारनाथ यात्रा के दौरान कार्तिक को ये फायदा था कि वह दोनों लड़कियों के साथ रह रहा था और मैं उन्हें अच्छी तरह से नहीं जानता था, लेकिन इस बार अलग था। पहला ये कि हम में से कोई भी उसके साथ एक ही कमरे में नहीं रह रहा था, और दूसरा, अब तक मैं भी उसके काफ़ी करीब आ गया था। हालांकि ये लड़ाई खुलकर नहीं लड़ी जा सकती थी क्योंकि मेरा हारना तय था और इसे सुमन के साथ रहने का समय चुराकर केवल चतुराई से ही जीता जा सकता था। लक्ष्मी इन मानसिक झड़पों और उथल पुथल से बेखबर लग रही थी, या हो सकता है कि उसने इसे अनदेखा करना ही उचित समझा क्योंकि इसका कोई महत्व नहीं था, या उसकी अपनी योजना थी। दर्शन पूरा करने के बाद इन विशेष मंदिरों में रुकना काफ़ी मुश्किल हो जाता है क्योंकि ड्यूटी पर तैनात गार्ड आपको बाहर धकेलने लगते हैं जैसे ही वे देखते हैं कि आपने अपना दर्शन और पूजा समाप्त कर ली है। वे गलत नहीं है, वे सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहे थे और दर्शन करने के इंतजार में बाहर खड़ी जनता को निष्पक्षता दिखा रहे थे। हम उपलब्धि और अच्छी भावनाओं के साथ मंदिर से बाहर आए, एक दूसरे को विजयी रूप से देखा और गले लगाया। मंदिर जाते समय हम पहले दर्शन करने की जल्दी में थे, लेकिन अब जब हम मंदिर से बाहर आ गए थे तो हमने अपने चारों ओर देखा। हम सह्याद्री पर्वतमाला की छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरे हुए थे जो अभी भी हरी भरी थी क्योंकि मानसून अभी गया था। हमें यह भी पता चला कि ये भीमा नदी का उद्गम स्थल भी था और वह स्थान पास में ही था। मंदिर के बाहर परिसर क्षेत्र में एक विशाल घंटी थी जो पत्थर से बने दो बड़े स्तंभों पर टिकी हुई थी। मंदिर बहुत पुराना नहीं लग रहा था और नागर शैली की वास्तुकला में बनाया गया था, जिसमें बाहर की तरफ साधारण पत्थर की संरचना थी और मंदिर की दीवारों और शिखर पर कोई मूर्ति या नक्काशी नहीं थी, और मंदिर के शिखर पर जाने के साथ ही यह पतला होता जा रहा था। हम वापस उसी रास्ते से चलने लगे जिससे हम आए थे और जल्दी ही अपनी गाड़ी तक पहुंच गए। अजय कार में ही इंतजार कर रहा था।
गाइस, दोपहर के भोजन के लिए क्या करना है? लक्ष्मी ने किसी की ओर देखे बिना पूछा। मैंने अपनी घड़ी देखी कि शाम के 5 बज चुके थे। लंच? यदि आप जैन धर्म का पालन करते हैं तो ये लगभग रात के खाने का समय है, मैंने हंसते हुए कहा। लक्ष्मी ने भी हंसते हुए कहा, वैसे पालन न करने वालों के लिए भी ये लगभग दारू पीने का समय है। वह मुझे चिढ़ा रही थी और मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं थी। क्या तुमने कभी पालन न करने वाला बनने की कोशिश की है? पालन न करने वाले की कोशिश की या दारू पीने की कोशिश की? क्या जानना चाहते हो? उसने बुद्धिमानी से पूछा। कुछ भी मान लो, दोनों एक ही बात है। अब जब तुमने उन दोनों को जोड़ ही दिया है तो, मैंने शरारत में कहा। मैंने कोशिश नहीं की, लेकिन मुझे यकीन है कि जल्दी ही मैं भी करूंगी। वह मुझे सीधे सीधे देख रही थी, जैसे कि वह कह रही हो कि अगर वह कुछ और समय मेरे साथ रहती तो वह जल्दी ही कोशिश करेगी। ये चर्चा जटिल होती जा रही थी। मैं मुस्कुरा दिया। चलो, इस विषय को यहीं समाप्त करते हैं। जब होना होगा तब होगा, सुमन ने मुझसे और लक्ष्मी दोनों से सख्ती से कहा। हमने तुरंत उसकी बात मानी और कार में बैठ गए। भैया जी, अब हमें कहाँ जाना है? अजय ने पूछा। चलो, नासिक चलते हैं, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए, कार्तिक ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए कहा। तो फिर हम नासिक के लिए चलना शुरू करते हैं और हमें रास्ते में खाने के बहुत सारे विकल्प मिलेंगे, अजय ने हमें सलाह दी। अजय ने गाड़ी आगे बढ़ाई और हमारी नासिक की, या बोलिए त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा आरंभ हो गई। हम अभी भी उसी तरह बैठे थे जैसे कि हम बैठ कर आए थे। मैं आगे की सीट पर बैठ गया और वो तीनों पीछे की सीट पर बैठ गए। रौनक, मुझे लगता है कि सिगरेट और दारू दोनों ही खराब चीज़ें हैं। ये आदत अच्छी नहीं है और तुमको इसे छोड़ देना चाहिए, सुमन ने उसी विषय पर जारी रखते हुए कहा। अक्का, मुझे लगता है कि आपको किसी को भी यह नहीं आंकना चाहिए कि क्या अच्छा है या क्या बुरा। ये व्यक्तिगत पसंद है, लक्ष्मी ने अपने विचार रखते हुए कहा। फिर कौन तय करेगा कि यह अच्छा है या क्या बुरा? 1 मिनट के लिए कार में सन्नाटा था और फिर अजय ने कहा, कल हम सब वहां जाएंगे। न्यायाधीश, न्याय के भगवान तय करते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। हम हैरान थे। हमें समझ में नहीं आया कि हम कल कहाँ जाएंगे और ये न्याय के देवता कौन है। क्या बोल रहा है तू यार, हम कल कहाँ जाएंगे? मैंने आश्चर्य से पूछा। शनि शिंगणापुर। अब हम और भ्रमित हो गए। हम ऐसी कोई जगह नहीं जानते थे और ना ही ऐसी जगह हमारे यात्रा कार्यक्रम में थी। देखा जाए, हम अभी नासिक जा रहे हैं और त्र्यंबकेश्वर के दर्शन करने के बाद शिरडी के दर्शन करेंगे और फिर सीधे औरंगाबाद के लिए निकल जाएंगे। समझ में आया? मैंने थोड़ा जोर देकर बोला। क्या बात कर रहे हो सर जी, आप यहाँ तक आए और शनि शिंगणापुर के दर्शन नहीं करोगे? वैसे भी कल तो शनिवार है, शनिदेव का दिन। लगता है आपको शनि शिंगणापुर की महिमा के बारे में नहीं पता, वह अचंभित होकर बोला और हमें ऐसे देखने लगा जैसे हमने कोई ऐसा पाप कर दिया हो जो हमें सीधे सीधे नरक के दरवाजे पर ले जाएगा। शनि शिंगणापुर में क्या है? सुमन ने पूछा। दीदी, ये भगवान शनि का स्थान है और ये उनके लिए समर्पित एक मंदिर है। ये कोई साधारण मंदिर नहीं है, ये एक बहुत शक्तिशाली जगह है और लोग भगवान शनि की पूजा करने के लिए दूर दूर से यहाँ आते हैं। ये किसी भी मंदिर में जाने की तरह नहीं है। पुरुषों को पहले स्नान करना पड़ता है, धोती पहननी होती है और सरसों का तेल ले जाना होता है और वही तेल भगवान को चढ़ाया जाता है। आपको तो पता होगा कि केवल सरसों का तेल भगवान शनि को प्रसन्न करता है। यहाँ औरतें और लड़कियां अंदर नहीं जाती, लेकिन खुद बाहर दर्शन कर सकती हैं, क्योंकि पत्थर काफी बड़ा है और दूर से दिखाई देता है। पत्थर? हाँ, ये भगवान शनि की कोई मूर्ति नहीं है, ये सिर्फ एक बड़ा पत्थर है, बहुत बड़ा पत्थर, अजय ने कहा। कहते हैं कि भगवान शनि ने स्वयं ये आज्ञा दी थी कि मेरे लिए कोई मंदिर मत बनवाना, क्योंकि मैं किसी मंदिर में कैद होकर नहीं रहना चाहता, बल्कि मैं खुले में रहना चाहता हूँ, जिससे कि मैं सब कुछ स्वयं देख सकूं और न्याय कर सकूं। यही कारण है कि शनि भगवान को न्याय का देवता माना जाता है और क्या अच्छा है और क्या बुरा है इसका फैसला शनि देव करते हैं। ये भी कहा जाता है कि शनि महाराज यहाँ रहते हैं और वह सही और गलत का न्याय करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यही कारण है कि कस्बे में कोई दरवाजे पर ताला नहीं लगाता। दरअसल ज्यादातर घरों में दरवाजे ही नहीं होते, सिर्फ पर्दे होते हैं।
अब तक हम कहानी में पूरी तरह डूब चुके थे। वह हमारी बूढ़ी दादी नानी की तरह था, जो बीच में बैठती थी, और हम बच्चों की तरह थे, जो उन्हें घेर लेते थे। और वे अद्भुत कहानियां सुनाती थी जिसे हम बिना किसी संदेह और आंखें चौड़ी करके सुनते थे। वह कहानियां कानों से नहीं सुनी जाती थीं, बल्कि उन चौड़ी आंखों के रास्ते से दिलो दिमाग पर अंकित हो जाया करती थीं। हम शनि शिंगणापुर जैसी किसी जगह के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन अजय से सुनकर और उसके सरल लेकिन प्रभावशाली बयान करने के तरीके से ठीक से प्रभावित होकर अब हमारा वहां जाना निश्चित था। अजय ने हमें यह भी बताया कि अब जब तक हम नासिक पहुंचेंगे तब तक देर हो चुकी होगी, और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग शहर से 30-40 किलोमीटर दूर था, जिसका मतलब था कि अब हमारा कल का दिन खचाखच भरा होगा, जिसमें हमें 3 शहरों में 3 दर्शन करने होंगे। आइए इसे दूसरे तरीके से देखें। लोग पब हॉपिंग, बार हॉपिंग, पंडाल हॉपिंग, मार्केट हॉपिंग करते हैं, और यहाँ हमें मंदिर की हॉपिंग करनी थी, वह भी उन शहरों में जो एक दूसरे से काफी दूर थे। इसे देखने का एक दूसरा नजरिया यह भी था कि भारत वास्तव में विविधताओं से भरा देश है। भाषा, बोली, पहनावा, रहन सहन, खान पान, और यहाँ तक कि धर्म और उसका पालन। हमारे देश में सब कुछ विविध और बहुतायत है। हम इस दुनिया के लगभग सभी प्रमुख धर्मों का पालन करने वाले लोगों का घर है। बाकी धर्मों की बात यदि ना भी करें तो सिर्फ हिंदू धर्म के अंदर ही विविधताओं की कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जो सीधे देवी देवताओं के अनुयायी हैं, जैसे कि शिव जी, विष्णु जी, गणेश जी, देवी माँ के भक्त। कुछ लोग ऐसे हैं जो सीधे देवी देवताओं की भक्ति ना करके उनके अवतार की भक्ति और पूजा करते हैं, जैसे कि राम अनुयायी, कृष्ण अनुयायी। फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान के अवतार के शिष्यों को मानते हैं, जैसे कि हनुमान अनुयायी। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो साधु संतों और ऋषियों का अनुसरण करते हैं, जैसे कि साईं अनुयायी, स्वयं रचित संतों के अनुयायी, आश्रमों और सिद्धांतों के अनुयायी। सूची अंतहीन है। भारत एक अद्भुत देश है, और ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि यहाँ हर कोई एक साथ रहता है और धर्म का पालन करने का अपना तरीका ढूंढ लेता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी भी आध्यात्मिक यात्रा पर जाऊंगा, लेकिन अब जब मैं इस यात्रा में हूँ तो मैं इसके हर पहलू में अधिक से अधिक शामिल और तल्लीन हो जा रहा हूँ। ये अजीब कश्मकश है जिंदगी को समझने की। तर्क जितना गूढ़ होता जाता है, जीवन उतना ही सरल होता जाता है। हम ज्यादातर अगले दिन की योजना के बारे में चर्चा करते रहे, क्योंकि हमें नासिक में त्र्यंबकेश्वर, शिरडी में साईं मंदिर को कवर करना होगा, और फिर रात तक शनि श्रृंगणापुर पहुंचना होगा। शायद हम में से किसी ने भी एक दिन में 3 शहरों में 3 बहुत प्रसिद्ध लेकिन पूरी तरह से अलग तरह के मंदिरों को कवर करने के जैसा कभी कुछ नहीं किया, और इसलिए ये हम सभी के लिए बड़ा रोमांचक लग रहा था। ये एक बिल्कुल नया अनुभव होने वाला था। जब तक हम नासिक के आसपास पहुंचे तब तक अंधेरा हो चुका था। हम पूरी तरह से बैक पैकिंग ट्रिप पर थे, और उसके चलते हमने केवल पुणे वाले होटल का आरक्षण कराया हुआ था। इसके अलावा हमारे पास किसी भी होटल या बस, ट्रेन का कोई भी आरक्षण नहीं था, कुछ भी नहीं। बैकपैकिंग ऐसे ही होती है। आप बहाव के साथ बहते हो, हर एक दिन को उस दिन की ज़रूरत के अनुसार जीते हो। पहले दिन ये नहीं पता होता कि अगला दिन कैसा जाएगा, और आप उसके लिए कोई तैयारी भी नहीं करते। ये भी अपनी तरह का एक रोमांच है। हमारे जैसे गर्म खून के जवान युवक युवतियों को इस अनसर्टेनिटी में बहुत मज़ा आता है। यदि हम अपने से एक जनरेशन पहले देखें तो हमारे माँ बाप इस तरह के बिना प्लानिंग के घूमने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते थे। नासिक शहर के अंदर ना जाकर हमने हाईवे पर होटल ढूंढे। अजय वहाँ के कुछ एक होटल जानता था, और वहाँ हमें सीधे ले गया। होटल बाहर से अच्छा लग रहा था। हम रिसेप्शन डेस्क पर गए और पूछा कि क्या कमरे उपलब्ध हैं। हम जैसे युवाओं का एक शहर के बाहर हाईवे पर होटल में जाकर कमरा मांगने का अनुभव, वह भी जब 2 लड़के और 2 लड़कियां एक साथ हों, वास्तव में बहुत सुखद नहीं होता। हर कोई आपको संदेहास्पद निगाहों से देखता है। क्या ये लोग अपने घर से भाग कर रहे हैं, या कोई प्रेमी प्रेमिका है जो केवल सेक्स के लिए कमरे की तलाश में है, या फिर कॉलेज के छात्र हैं जो मस्ती के लिए बाहर निकले हैं और कमरे में जाकर चरस, गांजा, शराब, सिगरेट पिएंगे और उत्पात मचाएंगे। मूल रूप से सभी नकारात्मक चीज़ें और संभावित परेशानी पैदा करने वाली गतिविधियां मन में आती हैं। होटल के रिसेप्शन डेस्क पर मौजूद व्यक्ति ने
पहले हम सभी को देखा और फिर उसने अजय की ओर देखा, जिसे मुझे लगता है कि उसने पहचान लिया था। उसने सिर हिलाया कि कमरे उपलब्ध हैं। तुम कहाँ सोओगे? सुमन ने असली चिंता जताते हुए अजय से पूछा। दीदी, मुझे जगह मिल जाएगी, उनके पास ड्राइवरों के लिए जगह है, उसने उससे कहा। ठीक है, फिर सुबह मिलते हैं। हम सुबह 8 बजे के आसपास निकलेंगे, मैंने उससे कहा और 2 बैग उठाए। कार्तिक पहले ही 2 बैग उठा चुका था। हमारे बैग छोड़ो, हम इसे ले जा सकते हैं, सुमन और लक्ष्मी ने लगभग एक साथ कहा। कोई बात नहीं, हम कुछ वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, मैंने मजाक में कहा। अब तक हम इतने करीब आ चुके थे कि मैंने और कार्तिक ने दोनों लड़कियों को भारी सामान उठाने नहीं दिया। ऊपर जाते समय सुमन को अभी भी अजय की चिंता थी। बेचारा वो कहाँ सोएगा, उसने दिन भर गाड़ी चलाई और कल भी गाड़ी चलाएगा। वह अपने आप में बोलकर परेशान हो रही थी। ये किसी के बारे में चिंता करने या किसी की सेवाओं का उपयोग करने का अंतर है। हम केवल उपयोगकर्ता थे, वह चिंतित थी। ऊपर पहुंचकर मैंने आराम से स्नान किया और कमरे में तो सिंगल बेड में से एक पर अपनी जगह बना ली। मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था, न किताबें, न कंप्यूटर, न मोबाइल, न टीवी। मैं बस उस पल के खालीपन में छत देख रहा था। कार्तिक ने मेरी तरफ देखा और पूछा, सब ठीक है? क्या सोच रहे हो? मेरा जवाब सुने बिना ही वह नहाने अंदर चला गया और मैंने खिड़की से बाहर देखा। मेरा मन बाहर जाने का किया। मैंने अपने बैग से सिगरेट का पैकेट निकाला, अपना पर्स लिया और बाथरूम के दरवाजे पर चिल्लाया, मैं ताज़ी हवा के लिए बाहर जा रहा हूँ। ताज़ी हवा के लिए बाहर जा रहा हूँ या हवा को प्रदूषित करने जा रहा हूँ? मैंने जवाब नहीं दिया और दरवाजे से बाहर निकल गया। मैंने लिफ्ट का इंतज़ार नहीं किया और नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ ले ली। रिसेप्शन वाले ने मुझे लापरवाही से देखा और मैंने पूछा कि क्या बाहर कोई चाय की दुकान होगी? सर, हम आपको गरम गरम चाय यहीं होटल में दे सकते हैं, आपको बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसने अपनी अच्छाई और सेवा भाव जताते हुए बोला। नहीं, मैं सड़क किनारे चाय और सिगरेट ढूंढ रहा हूँ, मैंने जवाब दिया। उसने मेरी मनोदशा को समझा और बाहर की ओर इशारा करते हुए कहा, मुश्किल से 5 मिनट उस तरफ जाइए और आगे एक छोटी सी गाड़ी का पंचर लगाने की दुकान है और उसके पास चाय, सिगरेट और छोटा मोटा खाने का सामान भी मिलता है। धन्यवाद। मैं सड़क पर आया और उस दिशा की ओर देखा जो उसने मुझे दिखाई थी। कुछ ही दूरी पर एक खंबे पर लटकी ट्यूबलाइट से हल्की सी रोशनी निकलती दिखाई पड़ रही थी। मैंने अपनी सिगरेट सुलगाई और उस ओर चलने लगा। ये छोटी सी झोंपड़ी थी जिसके बाहर टायर ट्यूब लटके हुए थे और एक टूटी मेज, प्लास्टिक की 3 कुर्सियां और ढके हुए बर्तन थे जिसमें कुछ खाना बहुत पहले का बना रखा हुआ था। मैंने चाय मांगी और उसने कहा कि वह बना देगा। मैंने एक कुर्सी खींची और उस पर बैठ गया। हाईवे पर वाहनों के चमकीले हाई बीम में मैंने एक आकृति को अपनी ओर आते देखा। जब वह मेरे काफी करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि वह साधु किस्म का व्यक्ति था। उसके बदन पर भगवा रंग के कुछ ढीले ढाले कपड़े लटके हुए थे, कंधों पर उलझे हुए लंबे बाल थे जिसके नीचे से एक थैला लटक रहा था और माथे पर एक बड़ा सा तिलक था। मुझे अपनी केदारनाथ यात्रा के बाबा जी की याद आ गई। वह मेरे बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। इतने में दुकान वाला मेरी चाय ले आया और मेरे हाथ पे दे दी। मुझे भी एक चाय पिलवा दो ना। उसकी आवाज़ में विनती कम और उम्मीद ज़्यादा थी। मैं अभी भी बाबा जी के ख्यालों में था कि उन्होंने मेरे साथ कितना अच्छा व्यवहार किया था। ज़रूर, केवल चाय या कुछ खाना पसंद करेंगे? मैंने पूछा। कुछ भी चलेगा। क्या आपके पास कुछ खाने के लिए मिलेगा? मैंने दुकान के मालिक से पूछा। हाँ, कढ़ी चावल तैयार है। उन्हें एक प्लेट दे दो। ठीक है। वह खाना लेने गया और जल्दी ही एक थाली लेकर वापस आ गया जिसमें अच्छी मात्रा में चावल थे और चावल के ऊपर ही कढ़ी डाली गई थी। वह बूढ़ा आदमी वहीं पड़ी पत्थर की पटिया पर बैठ गया और अपना खाना खाने लगा। मैंने एक और सिगरेट सुलगाई। कहाँ जा रहे हो? मैंने पूछ लिया। मुझे याद आया कि केदारनाथ यात्रा के दौरान मुझे बाबा जी से बात करने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी और यहाँ मैंने ही बातचीत की पहल कर दी। लगता है मैं कुछ बदल गया था। मैं नासिक जा रहा हूँ। और आप आ कहाँ से रहे हैं? त्र्यंबकेश्वर से। पैदल? हाँ, ये सबसे अच्छा तरीका है, आप किसी पर निर्भर नहीं होते। वाह, आपने सही कहा। पर अब नासिक क्यों जा रहे हो?
मैंने ऐसे पूछा जैसे यदि कोई त्र्यंबकेश्वर के दर्शन कर ही चुका हो तो नासिक जाने की क्या प्रयोजन है। नासिक बहुत खास जगह है। ये वह शहर है जहाँ कुंभ मेला लगता है। यहाँ से माँ गोदावरी बहती है। ये वह स्थान है जहाँ सीताराम ने अपने वनवास का अधिकांश समय व्यतीत किया था। मैं पवित्र पंचवटी में कुछ दिन बिताऊंगा। मैं जानता था कि पंचवटी का उल्लेख रामायण में है, लेकिन पंचवटी अब भी मौजूद है और वो भी नासिक में, मेरे लिए अज्ञात था। मैंने कुंभ के बारे में भी सुना था। उसकी पागल भीड़, नंगे साधु और चारों तरफ गंदगी की तस्वीरें भी देखी थी, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता था, या ये कहें कि उसके बारे में जानने की जहमत नहीं उठाई थी। भीड़ तो जब किसी वेस्टर्न म्यूजिक का कॉन्सर्ट होता था तब भी होती थी, लेकिन उसके बारे में मुझे ठीक से पता होता था। अपने अपने शौक की बात लेकिन कुंभ मेला तो केवल प्रयाग और हरिद्वार में ही लगता है ना? मैं यही जानता था। बेटा, कुंभ मेला 4 शहरों में लगता है। प्रयाग और हरिद्वार के अलावा अन्य 2 स्थल उज्जैन और नासिक हैं, उसने विनम्रता से कहा। अच्छा, तो ये कुंभ मेला उज्जैन और नासिक में कब शुरू हुआ? मुझे लगा कि ये हाल ही में शुरू हुआ होगा और मुझे इसके बारे में पता नहीं चला। वह मेरे सवाल पर एक ही समय में थोड़ा चिढ़, नाराज और हैरान हो गया। क्या ये कोई कॉलेज का समारोह या मनोरंजन का कार्यक्रम है जिसे अधिकारी तय कर सकते हैं कि कब शुरू करना है और कब खत्म करना है? मैं चुप रहा। मैंने निश्चित रूप से अपने प्रश्न से उन्हें आहत किया था और उन्होंने मेरी ओर देखा। मेरे चेहरे पर, मेरी आंखों में वास्तविक रूप से अज्ञान झलक रहा था, जिसे देखकर वे थोड़ा नम्र हुए। बेटा, क्या तुम समुद्र मंथन की कहानी जानते हो? उसके बाद ही कुंभ मेला शुरू हुआ था। क्या तुम इसके बारे में और जानना चाहते हो? मैंने सिर हिलाया। ठीक है, तो सुनो। कहते हैं ऋषि दुर्वासा ने देवताओं को श्राप दिया था और इसके कारण वे अपनी शक्तियों को खोने लगे थे। इसके बाद राक्षसों ने दुनिया में तबाही मचाना शुरू कर दिया। देवता भगवान ब्रह्मा के पास गए और उन्होंने देवताओं को सलाह दी कि वे सागर मंथन करके अमृत का कलश, जिसको कुंभ भी कहा जाता है, उसको प्राप्त करें और वह अमृत पी लें, जिससे उनकी शक्तियां वापस आ जाएंगी। अच्छा, तो कुंभ वास्तव में अमृत का बर्तन है। मैं अब समझ गया, मैंने हंसते हुए कहा। वह मेरी तीव्र समझ पर सराहना करते हुए मुस्कुराए। कई दिनों के मंथन के बाद देवी धन्वंतरी अमृत का कलश कुंभ धारण करके निकली। अमरता प्राप्त करने के लिए देवताओं और राक्षसों के बीच इस अमृत के बर्तन यानी कुंभ को पाने पर लड़ाई शुरू हो गई। देवताओं ने जबरन बर्तन को जब्त कर लिया और इसकी सुरक्षा 4 देवताओं बृहस्पति, सूर्य, शनि और चंद्र को सौंपी गई। तत्पश्चात दैत्यों ने कई दिनों तक देवताओं का पीछा किया। इस दौरान 4 जगहों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में अमृत के कुंभ की बूंदें गिर गईं। तब से इन 4 स्थानों के बारे में माना जाता है कि यहाँ अद्भुत और रहस्यमयी शक्तियाँ उपलब्ध हैं और यही इन 4 कुंभ मेलों का मूल है। उसने जारी रखा। ये एक अद्भुत कहानी थी और मैं इस पर आधा विश्वास कर रहा था और आधा उपहास कर रहा था। बाबा जी, अगर वहाँ अमृत है तो कुंभ मेले के समय की प्रतीक्षा क्यों करनी? बस कभी भी जाओ और कभी भी नदी में नहा लो। मैंने उन्हें और टटोलते हुए पूछा। तुम्हारा सवाल वाजिब है बेटा। माना जाता है कि कुंभ मेले के दौरान प्रत्येक नदियां अपने चरम उत्कर्ष पर उसी मूल अमृत में बदल जाती हैं, जिससे तीर्थयात्रियों को पवित्रता, शुभता और अमरत्व के सार में स्नान करने का मौका मिलता है। ठीक है, अगर मैं आपकी बात मान भी लूं तो आप कह रहे हैं कि नदियों को उसी गुण और अमृत की पवित्रता को प्राप्त करने में 12 साल लग जाते हैं। मैं उन्हें नीचे दिखाने और अपनी बात ऊपर रखने के लिए बहस करता रहा। नहीं, नदियों को नहीं, बल्कि बृहस्पति को सूर्य के चारों ओर अपनी परिक्रमा पूरी करने में 12 वर्ष लगते हैं। मैं चकित हो गया। ये अनपढ़ बूढ़ा, चिथड़े पहनने वाला, खाने के लिए पैसे न होने वाला और सड़कों पर चलने वाला जानता था कि बृहस्पति ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 12 साल लगते हैं, और मेरे जैसा पढ़ा लिखा नौजवान, जीन्स पहनने वाला, मोबाइल रखने वाला, ज्यादा पैसे रखने वाला, ये बात नहीं जानता था। कबीर ने सही लिखा था, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान।
अब तक मैं उसके मुंह से निकले हर शब्द पर विश्वास करने लगा था। मुझे पूर्व अनुभव की अनुभूति हुई, क्योंकि उनसे बात करने का ये अनुभव केदारनाथ यात्रा के बाबा जी से बात करने जैसा था। मैं सिहर उठा। कुंभ हर 12 साल बाद आता है, ये तथ्य है, लेकिन इसके दो पहलू हैं, एक तार्किक और दूसरा पौराणिक। और ये मैं तुम पर छोड़ता हूँ कि तुम किसे चुनते हो। पहला ये है कि कुंभ यानी पवित्र अमृत कलश के लिए देवताओं और राक्षसों के बीच 12 दिव्य दिनों तक लड़ाई चलती रही, जो मनुष्य के लिए 12 साल के बराबर मानी जाती है। यही कारण है कि कुंभ मेला 12 साल में एक बार मनाया जाता है। दूसरा ये कि कुंभ का ज्योतिषी पहलू ग्रहों और सितारों और उनके निश्चित संरेखण से संबंधित है। वेदों के अनुसार सूर्य को आत्मा के समान या जीवन देने वाला माना गया है। चंद्रमा को मन का स्वामी माना गया है। बृहस्पति ग्रह या बृहस्पति को देवताओं का गुरु माना जाता है। चूंकि बृहस्पति को राशि चक्र को पूरा करने में लगभग 12 वर्ष लगते हैं, इसलिए कुंभ लगभग हर 12 वर्षों के बाद एक स्थान पर मनाया जाता है। ये मेरे लिए पूरी तरह से होश उड़ाने वाला था। इतना ज्ञान और बुद्धिमत्ता भारत के गांवों में रहती है और सड़कों पर घूमती है। ये मेरे जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की पीढ़ी के लिए बिल्कुल अनजान था, और हम सोच रहे थे कि हम कुछ ऐसे कोड लिख रहे हैं जो दुनिया को बदल देंगे। क्या विरोधाभास था। मैंने एक और सिगरेट जलाई और चाय का ऑर्डर दिया, लेकिन इस बार 2 कप। अगर इस समय यहाँ दारू होती तो मैं अब तक 2 बड़े पटियाला पेग निगल चुका होता। तेरी राशि क्या है बेटा? उसने पूछा, जब उसे एहसास हुआ कि मैंने उसकी बातों पर विश्वास करना शुरू कर दिया है। एक्वारियस, मैंने कहा। अरे वाह, क्या तुम एक्वारियस राशि का हिंदी नाम जानते हो? नहीं, मैंने सिर हिलाया। कुंभ, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे तो कुंभ शब्द अमृत के इस पौराणिक कलश से आया है, लेकिन ये राशि चक्र में एक्वारियस राशि का हिंदी नाम भी है। और एक बात बताऊं, हर 12 साल में बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करता है, और यही वह समय है जब हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तुमको अगले कुंभ में हरिद्वार जाना चाहिए, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। वह उठे, अपना झोला वापस कंधे पर रखा और मेरी तरफ एक नज़र भर के देखा और कहा, शंकरम मंगलम। मैं जम गया। मैंने ये लाइन पहले सुनी थी। मैंने आशीर्वाद पहले भी पिया था। मुझे बाबा जी याद आए। उस व्यक्ति ने नासिक की ओर चलना उस व्यक्ति ने नासिक की ओर चलना जारी रखा और शीघ्र ही वे मेरी दृष्टि से ओझल हो गया। मैं कुछ और देर वहीं बैठा रहा। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। चलने की कोशिश करता तो गिर जाता। थोड़ी देर बाद जब मुझ में कुछ ताकत आई तो मैं खड़ा हुआ, दुकान के मालिक का बिल चुकाया और धीरे धीरे होटल वापस आ गया। मैंने चुपचाप अपने कमरे में कदम रखा और अंदर आकर खुद को बिस्तर पर गिरा दिया। मैं कब तक जागा और आखिर में कब सो गया, पता नहीं।